I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ? तो 452 वोटों के साथ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर इस बात का औपचारिक ऐलान करते हुए आपको बता दें कि 452 वोट जो हैं सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में गए, फर्स्ट चॉइस वो थे, और 300 वोट जो हैं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में गए। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इसमें सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये कि एनडीए के लिहाज से अगर आप देखें तो 427 उनका अपना स्ट्रेंथ है, दोनों हाउस को अगर मिला दे तो, और 427 से 452 का आंकड़ा समझा जा सकता है कि एनडीए ने किस प्रकार से वैसे सांसद जो कि एनडीए के सदस्य नहीं है उनको भी ये समझाने में सफलता हासिल की कि सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए वो वोट करें। दूसरी तरफ अपोजिशन के लिहाज से देखें तो उनके अपने कैंप में, अपोजिशन के कैंप में दोनों सदन मिला दें अगर तो 334 का आंकड़ा होता है, और 334 से घट के अगर आप 300 वोट पे आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी समस्या उनकी तरफ से रही है। एक तो क्रॉस वोटिंग की समस्या, दूसरी जो इनवैलिड वोट्स रहे हैं, समझा जा सकता है कि ज्यादातर उनके ही वोट होंगे, और ज्यादातर क्या लगभग सभी उनके ही वोट होंगे इनवैलिड वोटर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि जो नंबर्स है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और एनडीए ने जो होमवर्क किया, जो जिस प्रकार की, हालांकि दोनों ही पक्षों ने किया था, लेकिन शायद एनडीए का स्ट्रेंथ तो पहले से ऑलरेडी ज्यादा था और वोट मैनेजमेंट भी ज्यादा बेहतर नजर आया इस इलेक्शन में भी। और इंडिया की कोशिश ये थी कि 2017 की जो बात कर लें या 2022 की बात कर लें, वैसा मार्जिन, वैसा स्ट्रेंथ तो इंडिया के पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितना ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट करने के लिए मनाया जा सके, ये कोशिश की गई थी। और हर राज्य में उसके हिसाब से एक फ्लोर मैनेजमेंट करने, जिसे कहते हैं कि एक एक मंत्री उनके साथ सांसद का अटैच करके सांसदों को समझाया गया था, अपने सांसदों को प्लस दूसरे दलों के जो सांसद हैं जिनको समझाया जा सके, क्योंकि इसमें व्हिप लागू नहीं होता। तो ये सारी कवायद ऐसी रही जिसके चलते सीपी राधाकृष्णन 452 वोट लाकर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन ले गए। और निश्चित तौर पे यहाँ भी सीधे सीधे कहा जा सकता है कि अपोजिशन को एक और झटका, क्योंकि नंबर्स में तो वो पहले से कम थे, वो पता ही था कि हाँ उनका कैंडिडेट उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, लेकिन जो उनका स्ट्रेंथ था कम से कम उतने वोट आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आए। जी बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटा है, 20 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो ये इंडिया गठबंधन की एकता को भी झटका है। देवेंद्र, इसमें कोई दौरा नहीं कि इसमें जो उनका स्ट्रेंथ है, जैसे मैं कह रहा हूं कि उस स्ट्रेंथ पे उतने नंबर्स तो आने ही चाहिए थे, और कोशिश ये की जानी चाहिए थी उनके तरफ से कि और ज्यादा कुछ सांसदों को समझा सके। लेकिन शायद जिस प्रकार का कैंडिडेचर उन लोगों ने चुना वो काम करता नजर नहीं आया। उसमें दूसरी चीजें कि जैसे ही उनके कैंडिडेचर का ऐलान हुआ, जज के तौर पे सलवा जुडूम यानी कि नक्सल के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा था उसको लेके जो उन्होंने फैसला दिया था उसका एक नैरेटिव बनाया गया। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये की गई कि वोटिंग से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव, जो कि एक मामले में सजा याफ्ता हैं, अभी एक और मामला चल भी रहा है और वो वोटर भी नहीं है, उनके साथ जाके उनके मुलाकात करना, उस मुलाकात को एनडीए के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक एक नैरेटिव के तौर पे गढ़ना कि कैसे एक व्यक्ति जो कि करप्शन का सजा याफ्ता व्यक्ति हो, जो वोटर भी नहीं है, जिस पे दूसरे मामले अभी चल रहे हैं वो करप्शन के, उससे जाके ये मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर अपोजिशन के लिहाज से देखें तो उनके कैंडिडेचर के लिए बहुत नुकसानदायक थी। दूसरी तरफ एनडीए के लिहाज से अगर देखें तो संघ पृष्ठभूमि के साउथ इंडिया के व्यक्ति को चुना गया, तमिलनाडु के व्यक्ति को चुना गया। आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें इस सेंटीमेंट का भी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी एनडीए के द्वारा। तो ये सारे समीकरण साधे गए एनडीए के द्वारा और सफलतापूर्वक साधे गए, ये नंबर्स बता रहा है। बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ, जो फ्लोर स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा सांसदों को अपने पक्ष में करने में एनडीए कामयाब रहा, तो उनकी अच्छी मैनेजमेंट भी है। और आप दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को देखिए कि वहां पे इनवैलिड वोटिंग भी होती है, क्रॉस वोटिंग भी होती है, तो कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट भी पुअर रहा। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा पुअर रहा। और ऐसा आमतौर पे देखने को मिलता है कि इस तरह के इलेक्शन में
एनडीए का जो अपना स्ट्रेंथ है वो उनकी अपनी क्षमता से ज्यादा वो रीच आउट कर लेते हैं। जैसे पिछले इलेक्शन की बात कर लें, जब धनखड़ को चुना गया था, या उससे पहले वेंकैया नायडू के इलेक्शन की अगर बात कर लें, तो वो अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा वोट को खींचने में सफल रहते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की अगर बात करें तो नंबर्स में तो वो ऑलरेडी पिछड़ रहे होते हैं, और शायद नंबर्स में पिछड़ने के साथ साथ ही उनके काम करने की जो क्षमता जैसी नजर आनी चाहिए थी एक एक वोट को मैनेज करने के लिहाज से, वो नजर नहीं आया। हालांकि वहां भी एक मॉक ड्रिल किया गया था, जब सत्ता पक्ष अपना मॉक ड्रिल कर रहा था, अपोजिशन ने भी अपना मॉक ड्रिल किया था, क्योंकि इसमें वोट दिलाने के लिए बहुत एक तकनीकी चीज इस लिहाज से होता है तो उसमें आपको एक सीधी लकीर खींचनी होती है। दोनों कैंडिडेट के नाम होते हैं, सामने बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक सीधी लकीर होनी चाहिए। वो लकीर टिक जैसी नहीं होनी चाहिए, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी डू एंड डोंट्स जैसी चीज़ें होती हैं। तो उस कंडीशन में सांसदों को समझाना ये बड़ा ज़रूरी होता है। शायद वहाँ भी अपोजिशन असफल रहा, 15 वोट इनवैलिड पाए गए। पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें भी इनवैलिड वोट पाए गए थे, हालांकि उसमें सत्ता पक्ष के भी थे। इस बार वो जानकारी नहीं है, लेकिन नंबर्स को अगर देखें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष ने तो अपने बहुत सफलतापूर्वक अपने कैंडिडेट्स को वोट दिला दिए, अपने सांसदों के जो वोट थे। इसके अलावा जो उन्हें रीच आउट करना था, जो टारगेट रखा गया था, वो रीच आउट का वो एक बड़ा टारगेट रखा गया था। उसमें यह कोशिश की जा रही थी कि एनीथिंग बिटवीन 450 टू 475 वोट के लिए कोशिश करनी है, और 450 से प्लस तो आना ही चाहिए। आज जब वोटिंग खत्म हुआ तो गोपीनाथ मैं आपको बताऊं कि 6 बजे के आसपास जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो उसमें जो सत्ता पक्ष के जो अलग अलग लोग थे, उनसे जब बातचीत करके जो फीडबैक समझ में आ रहा था वो ये लग रहा था कि 450 प्लस तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को दिला दिए हैं। इस तरह का अगर आकलन हो, इस तरह का फीडबैक हो और वही रिजल्ट में कन्वर्ट हो तो फिर यह समझ में आता है कि फ्लोर मैनेजमेंट, उनका वोटिंग मैनेजमेंट जिसे कहें, वो ज्यादा बेहतर था बनिस्बत अपोजिशन के, जिनको ये पता नहीं था कि किस प्रकार से अपने सांसदों के ही वोट ठीक तरीके से गिरा लें, दूसरे दलों में दूसरे पक्ष में रीच आउट करना तो दूर।